प्रगतिवाद युग, ये चौथा युग है। पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, हिंदी की पहली यूनिट देवी जी बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है, इधर उधर नहीं चौंधे आएंगे। आते आत की देर नहीं लगे हैं, आते हम। भाई हमने क्या बता, एकाग्रता जब तक सही नहीं है आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, हिंदी के जो आपके 80 अंक हैं, ठीक है, 20 अंक स्कूल से मिलेंगे। उन 80 अंक का हम सिलेबस बता चुके हैं पहली वीडियो में। हिंदी के हमने कुछ नए वीडियो डाले हैं, उनमें हमने बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं। सबसे पहले वीडियो में हमने ये बताया है कि 80 नंबर की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। उसके हमने भाग किए हैं। पहले हमने किया व्याकरण वाला सेक्शन, ठीक है, फिर पद्य वाला, फिर गद्य, फिर बेतान, फिर अव्यक्ति और माध्यम। कितने, 5 भागों में बांट के हिंदी करनी है। 80 नंबर की तैयारी कितने भागों में, 5। हिंदी का सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसलिए उस पर थोड़ा ध्यान देना है। तो सबसे पहला सेक्शन जो ग्रामर वाला होता है, ये ग्रामर इसलिए कर रहे हैं, इस पे अगर आप मेहनत करोगे तो ये बात के भी काम आएगी आपकी कंपटीशन में। एसआई की तैयारी करने जा रहे हैं और 60 नंबर तक की हिंदी आती है, ठीक है। अगर हिंदी का बेस अच्छा होगा तो आगे दिक्कत नहीं होगी। और भी कोई पेपर हो भैया, हिंदी तो मातृभाषा है, सीखना बहुत जरूरी है उसकी ग्रामर को। तो सबसे पहले व्याकरण ही देखो। व्याकरण में सबसे अगर कठिन यूनिट मानी जाती है बच्चों के लिए, वो है पद्य साहित्य का इतिहास। क्या पद्य साहित्य के इतिहास, बहुत सारे युग हैं, उनके अपने कवि हैं, उनकी अपनी रचना है। अगर आप किताब या गाइड वगैरह पढ़ोगे तो हम दुनिया भर, एक कवि लिखे हैं, 8 कवि लिखे हैं, सबकी 5 5 6 6 रचनाएं लिखी हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, कितनी कर लें क्या ना करें। हम सिलेक्टेड मटेरियल ले आए एमपी बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। एमपी बोर्ड या अदर बोर्ड में भी काम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी तो अधिकांश सबकी सेम ही रहती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ जो युग पढ़ा रहे हैं, तो हमने पढ़ा आधुनिक काल में, हमने भारतीय युग, द्विवेदी युग पढ़ा दिए, इनके डाल दिए, छायावादी पढ़ा दिया है। अब हम आज जो पढ़ा रहे हैं तो वो क्या है, प्रगतिवाद। जिनके कोई युग छूट गए हैं उन्हें बात के रिपीट कर देंगे। चलो प्रगतिवाद देखते हैं। तो सबसे पहले प्रगतिवाद जो है, इसकी समय सीमा देखेंगे। सबसे पहले युग की हम क्या देखते हैं, समय सीमा। तो प्रगतिवाद की जो समय सीमा है, वो 1936 से 1943 तक। 1936 से 1943 तक का जो समय है, वो प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भाई भारतीय हिंदी युग है वो 1850 से 1900 तक है। फिर द्विवेदी युग आता है 1920 तक। फिर छायावाद आता है 1920 से 1936 तक। फिर ये आता है 1936 से 1943 तक। फिर इसके बाद प्रयोगवाद और नई कविता आएगी, ठीक है। तो प्रगतिवाद का मतलब क्या है, तो देखो प्रगति जो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, चलना या आगे बढ़ना। यानी तुम प्रगति कर रहे हो, प्रगति करना माने आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। वो आगे तभी बढ़ोगे जब चलोगे। तो प्रगति शब्द का अर्थ क्या है, जो यहाँ प्रगति शब्द है उसका अर्थ क्या है, चलना या आगे बढ़ना। अच्छा, जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है, साम्यवाद है, क्या है भैया, राजनीतिक क्षेत्र में विचारधारा चलती है, जैसे बीजेपी की कहते हैं भगवाधारी हो तुम, एक माने सबकी विचारधारा होती है। जैसे कांग्रेस की विचारधारा है, ठीक है, अंग्रेजों की विचारधारा थी, ठीक है, वोट डालो शासन करो। तो विचारधारा होती है। तो जैसे राजनीतिक क्षेत्र में जो साम्यवाद है, वही काव्य के क्षेत्र में कहा है, प्रगतिवाद है। ये परिभाषा है यहाँ से। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में क्या है, साम्यवाद, ठीक है, वही काव्य के क्षेत्र में क्या है, प्रगतिवाद है। अच्छा, साम्यवाद में ये कहा जाता है कि सभी को, चाहे गरीब हो चाहे मजदूर हो, चाहे सबको, सबका विकास हो, साम्यवादी विचारधारा, ठीक है। एक होती पूंजीवादी विचारधारा, ठीक है, जहाँ पूंजीपतियों को ज्यादा महत्ता दी जाती है, ठीक है। तो वही यहाँ बताया गया, जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद है, वही काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। अच्छा, अब हम इनकी देखते हैं क्या विशेषताएं, फिर देखते हैं कवि और रचनाएं। 3 बातें मेन होती हैं। पहला समय सीमा बताओ, फिर उसकी परिभाषा बताओ, ये तो नॉर्मल है। फिर उसमें क्या है, उनकी विशेषता, कवि और रचना। अब इनमें से 2 नंबर कोई क्वेश्चन उठा लेंगे। फिर जब में 4 अंक का क्वेश्चन आता था तो सब आती थी विशेषता, कवि, रचना साथ में आती थी। अब जी क्या कर दी गई है, अलग अलग कर दी गई है, मैंने अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं। तो विशेषता अगर हमें ये याद करनी है इनके प्रगतिवाद की, तो हमें इसमें एक स्टोरी फिट कर दी है। स्टोरी से बातें याद रहती हैं। यहाँ गौर करो, ये समय अपना, इस समय गुलाम थे अपन, 1947 में स्वतंत्र हुए। इस समय आंदोलन चल रहे थे, क्या चल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ भगत सिंह की कहानी सुनाएंगे, है कि द लेजेंड ऑफ भगत सिंह।
ठीक है। फिल्म देखी होगी भगत सिंह पे, कई स्टोरी बनी है। भगत सिंह की अगर तुमने मूवी देखी हो तो वो उसी मूवी से हमने स्टोरी बनाई। या नहीं देखी मूवी तो भगत सिंह के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। ठीक है। भगत सिंह जब छोटे ही थे तो उनके पिताजी उन्हें अपने साथ लेवा जाते थे खेतों में। ठीक है। वो लोग खेतों में काम वाम करते थे, भगत का थोड़ा टहलना वहलना हो जाता था, वहीं मीटिंग होती थी। क्यों खेतों में इसलिए मीटिंग करते थे लोग कि अंग्रेजों को पता ना चला। ठीक है। और जो अपनी योजना बना लेते थे कि उनके पिता भी स्वतंत्रता सेनानी है, थोड़ा उनका भी योगदान रहा। देखो घर में बच्चे में विचारधारा तब आती है जब घर का वातावरण होता है। तो जो लोग वहाँ, इनके पिता वगैरह वहाँ खेतों पे अपनी चर्चा कर रहे थे, तो ऐसी उन्होंने नजर गई तो भगत सिंह खेतों में थोड़ा खेल रहे हैं, और उसमें क्या लकड़ी, खेतों में क्या खुरच रहा है, खेतों में लकड़ी गाड़ रहा है एक तरीके से। तो उन्होंने पूछा भाई तुम क्या कर रहे हैं? नहीं बंदूक है, बो रहे हैं। कब हो रहा है? बच्चा है, भाई बंदूक का हो रहा है? उन्हें बंदूक है कि पैदावार ज्यादा बढ़ जाएगी। है? एक बच्चे का मस्तिष्क नहीं, बंदूक है पैदावार ज्यादा बढ़ जाएगी, उन्हें जाओ क्या करोगे? उन्होंने कि अंग्रेजों को मारेंगे। माना बच्चे के मन में अंग्रेजों के प्रति शुरू से ही क्या है कि खूनी क्रांति की भावना थी। कैसे? उग्रता की भावना थी अंग्रेजों के प्रति। उनके मन में भावना ऐसे क्यों आई? सोचने वाली बात है कि उसने देखा कि अंग्रेज, उन्हें कहीं ना कहीं देखा होगा कि अंग्रेज लोग भारतीय जनता का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। तो शोषक, शोषित कौन हो रहा है? भारतीय जनता। और शोषक कौन हुआ? अंग्रेज। तो शोषकों के प्रति घृणा भाव था और शोषकों के प्रति करुणा थी। किनके मन में? भगत सिंह के मन में। जब ये भगत सिंह बड़े हुए तो उन्होंने समाज को इकट्ठा करके, भावना तो पहले ही से थी, समाज को इकट्ठा करके, उस समय समाज पढ़ा लिखा नहीं था, तो उन्हें सीधी सादी भाषा में बताया देखो, अपने अपने यहाँ का पैसा धन वगैरह जो लूट के कहाँ ले जा रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं, हमारा साथ दो तो हम खूनी क्रांति करें, उन्हें यहाँ से भगाएं। तो इसके लिए समाज को इकट्ठा किया, अपने आंदोलन में नारियों को भी सम्मिलित किया। ठीक है। तो उन्होंने आंदोलन किया, उसमें सफल भी हुए। तो पूरी ये स्टोरी जो तुमने सुनी भगत सिंह की, काहे की सुनी? इस स्टोरी से तुम विशेषताएं निकाल लोगे। देखो जैसे पहली विशेषता, अब जो तुम विशेषताएं जल्दी पकड़ में आएंगी। ठीक है। कहीं मन कहानी वहां फिट कर लो, विशेषता ये याद आ जाएंगी। खूनी क्रांति में विश्वास, भगत सिंह को कैसे विश्वास था? उग्रता की भावना थी। क्या थी? अच्छा। शोषकों के प्रति क्या थी? घृणा थी। और शोषकों के प्रति दया व करुणा थी। अच्छा। तीसरी, समाज को इकट्ठा किया, सीधी सादी भाषा का प्रयोग करके उन्हें समझाया, और सरल शैली। ठीक है। समाज को इकट्ठा किया माने सामाजिक चेतना का चित्रण आया यहाँ। और नारी को भी सम्मिलित किया था, नारी मुक्ति के स्वर। तो जो भगत सिंह की हमने जो कहानी सुनाई है, बात से तुम्हें काय की विशेषता याद आ जाएंगी? प्रगति भाई, भगत सिंह की स्टोरी तो याद रहेगी। तो जो भगत सिंह की स्टोरी हमने बताई पहले, खूनी क्रांति में विश्वास, भगत सिंह को काय में विश्वास था? इसके लिए उन क्यों था भैया खूनी क्रांति? शोषकों के प्रति घृणा, शोषकों के प्रति करुणा थी। समाज को इकट्ठा किया मैंने सामाजिक चेतना का चित्रण। और कैसी भाषा का प्रयोग किया? सीधी सादी सरल शैली का प्रयोग, और नारी मुक्ति के स्वर। जो तुमने स्टोरी सुना है तुम्हें याद कराई, स्टोरी याद है, विशेषता याद हो गई। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता जो है, इस युग के जो कवि थे क्या थे? अब वास्तविकता समझ लो। इस युग के जो कवि थे, जैसे बाल कृष्ण शर्मा नवीन, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। तो जो जो कवि थे, इन्होंने अपनी कवि रचनाओं में, अपनी रचनाओं में, कविताओं में उग्रता की भावना दिखाई। क्या ऐसी कविताएं लिखी हैं जो व्यक्ति उग्र हो जाए? ठीक है। अच्छा। माने किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। मैंने ऐसी कविताएं लिखी कि लोगों की भावना में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की क्या हो, इच्छा हो। ठीक है। अच्छा, कविताओं में बड़ा दम होता है और वक्ताओं में बड़ा दम होता है। इस प्रकार की बातें बोलते हैं कि युवाओं में खून खोल उठे, हमने यार अभी हम उड़ाए दें। ठीक है। तो उग्रता की भावना। अच्छा, इसमें इनकी कविताओं में क्या था? जो कविताएं लिखी गई हैं उसमें शोषकों के प्रति घृणा भाव और शोषकों के प्रति करुणा झलकती है, ऐसी कविताएं लिखी गई। अच्छा, जो कविताएं लिखी गई हैं उसमें भाषा कैसी है? सीधी सादी है। और शैली कैसी है? सरल। ठीक। और कुछ कविताएं ऐसी भी लिखी गई हैं जिसमें सामाजिक चेतना का वर्णन किया गया है कि उस समय की सामाजिक चेतना कैसी है। और उसमें नारी मुक्ति के स्वर, मानो जो नारी के उस समय कई ऐसे थे कि नारी को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, तो कुछ ऐसी भी कविताएं लिखी गई हैं जो जो नारी मुक्ति के स्वर प्रदान करती हैं। तो ये वास्तविकता ये थी। वास्तविकता समझ गए? किस युग के जो कवियों में थे, भाषा कैसी थी कवियों की? सीधी सादी। शैली कैसी थी? सरल। न, उनका उनकी कविताओं में नारी मुक्ति के
स्वर थे, शोषकों के प्रति घृणा थे, शोषितों के प्रति दया थे, और उग्रता की भावना। तो वास्तविकता क्या है, लेकिन वास्तविकता के बाद स्टोरी फिट कर दी है, इससे अपन को याद रहेगा। भगत सिंह की स्टोरी याद करने से अपन को याद रहेगा, नंबर एक उग्रता की भावना लिख दो या खूनी क्रांति में विश्वास। नंबर दो शोषकों के प्रति घृणा, शोषकों के प्रति करुणा और दया। भाषा कैसी है, सीधी सादी है। शैली कैसी है, सरल है। समाज का चित्रण है, सामाजिक चेतना का चित्रण है, और नारी मुक्ति के स्वर है। अब बात आते हैं विशेषताओं की बात। जैसे ये यहाँ देख लो, इनकी फोटो देखने से क्या थोड़ा याद बनो रहेगा तुम्हें, ठीक है। ये देखने में दिख रहा है बालकृष्ण शर्मा नवीन है, फोटो दिख रही साहब, साहब नहीं दिख रही है, नहीं बड़ी करवा देंगे। ये क्या है, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, नागार्जुन है, फिर और देखो ये है, आगे आते हैं। ये यहाँ देखो चार कवि हैं। कितने कवि हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कहाँ है, कवि और रचनाओं की रहती है बच्चों। दो, अधिकतर दो ही आते हैं, कभी कभी चार आ जाते हैं, ठीक है। पहले चार आती थी, अब कई सालों से दो ही आ रही हैं। स्टोरी क्या है देखो, एक हमारा लड़का पढ़ने आता था, नवीन नाम का, थोड़ा सेंटर टाइप का, तो सेंटर लड़का थोड़ा सावधान रहने पर है, ठीक है। नवीन नाम का था, एक आती थी देवी जी सुमन, नाम किसी का हो, गलत ना, हम तो अपनी स्टोरी बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, संयोग की बात, नवीन ने क्या, सुमन को, नवीन ने अपलक देखा। अपलक मान हो बिना पलक झपकाए देखना, ठीक है। अपलक माने बिना पलक झपकाए। नवीन ने सुमन को अपलक देखा, सुमन हिल गई, मैं डर गई। भाई कोई भी लड़की है, डर ही जाएगी। तो क्या नवीन ने सुमन को क्या देखा, अपलक देखा, सुमन हिल गई। हिल गई मतलब डर गई। अब ये स्टोरी तुम्हारे दिमाग शिफ्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, ब्रेन का एक ये होता है, ब्रेन कई चीजों को अलग तरीके से याद करता है। जो साधारण घटनाएं अपने जीवन में घटती हैं वो अपन को याद नहीं रहती हैं, लेकिन जो अलग टाइप की घटनाएं आती हैं, जैसे मतलब जैसे आप हम रोज बोर्ड पे साधारण पढ़ाते रहे तो वो याद नहीं रहेगा। हम कुछ अलग पढ़ाएं और भला ही घटिया पढ़ाएं, लेकिन वो तुम्हें याद रहे। या तुम किसी दिन पहले नई नई जगह पढ़ाएं हम, और भला ही खराब पढ़ाएं, तो तुम्हें याद रहेगा कि वो जगह नहीं थी, ठीक है। तो ऐसी जो जो ट्रिकें हैं उनसे क्या थोड़ा याद बना रहता है। तो स्टोरी सीधी है, नवीन ने सुमन को क्या देखा, अपलक देखा, सुमन हिल गई, ये याद रहेगा। मैं अब दो कवि भी याद रहेंगे, उनकी रचना है। नवीन की रचना कौन है, अपलक है, और सुमन की रचना कौन है, हिल्लोल है। और सर नवीन लिखेंगे नंबर मिलेंगे, मिलेंगे नंबर। नवीन है, हमें सेंगर कहते तो हम समझ नहीं जाते, हम इसे कह रहे हैं। अब हमें यहाँ कोई बुलाए गली में सेंगर, तो यहाँ सेंगर 50 थोड़े हैं, एक ही है। ऐसी नवीन एक ही भाई, पूरा नाम इनको है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है अपलक, और शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है हिल्लोल। दो ही से काम है, दो याद हो गई। जब भी प्रगतिवाद के कवि और रचना आया है तो अपन को याद रखना क्या, नवीन ने सुमन को अपलक देखा, सुमन हिल गई। आगे फिर और उन्हें हमें सर जीव याद करने हैं, तो जहाँ में दूसरी स्टोरी है, देखो नाग और सुमित्र, ठीक। अब तो रामायण में ले चले तुम्हें। देखो हमने कि खेल कल्पना का होता है, ठीक। जितनी खोजें हुई हैं, तो पहले एक वैज्ञानिकों ने क्या वो की होगी, कल्पना करते हैं, फिर वह कल्पना पे काम करते हैं, ठीक है, तब कहीं जाके खोजें होती हैं। तो यहाँ भी कल्पना का खेल है। तो और एक बात है, जिस व्यक्ति की कल्पना जितनी तेज होती है, ठीक है, वो प्रगति भी उतनी ज्यादा करता है। जैसे कविताएं लिखती हैं तो कल्पना ही से तो लिखी जाएंगी, बिना कल्पना कोई कविता लिख सकता है। निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, जितनी ये फिल्में मूवी बन रही हैं, जो स्टोरी लिख रहे हैं, कैसे, कल्पना। कल्पना जाके डेवलपमेंट हो गई। वो चाहे वो साइंस के क्षेत्र में जाएगा, उस अंतरिक्ष के क्षेत्र में जाएगा, कहीं भी धमाल मचाएगा। अपनी कल्पना डेवलप, आजकल बच्चों की कल्पना जो है, सोचने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता कम होती जा रही है। उसका कारण, कल्पना कब डेवलप होती है, जब आप कोई चीज पढ़ोगे, साहित्य पढ़ो, किताब पढ़ो, तब तो डेवलप होएगी। आज का बच्चा पढ़ कम रहा है, लिख कम रहा है, केवल सुन रहा है, देख रहा है। सुनना और देखना ज्यादा है। कि दिन भर वो ट्यूशन भग रहा हो, स्कूल जा रहा हो, तो उसमें क्या हो रहा है, देख रहा हो,
सुन रहे हो? है, लिखवे की बारी याद तो बोर्ड से उतारने में आलस लगत लोगन को। पेंसिल मटकाएंगे चले जाएंगे बेजान, हम समझ नहीं रहे। कहीं हम जान मैंने नेक मटकाई, नेका लिखो, पूरे नहीं लिखा। लिखना है, 3 स्टेप होते हैं। सबसे ज्यादा आपका ब्रेन डेवलप होता है लिखने में, इसलिए लिखना बहुत, रोज 10 15 20, देखो कितने पन्ना लिख सका। अधिक से अधिक लिखो, अधिक से अधिक पढ़ो। ठीक है, जहां पे ध्यान देने, सुनत तो रही हो, में तुम्हें का ध्यान देने। बोर्ड पर ध्यान, 3 चीजें सुधार ले, सुनना, लिखना और पढ़ना। तीन के क्रम में ले आओ, इतने आओ। तो हम स्टोरी बता रहे हैं, हम स्टोरी हम रामायण में ले चल रहे हैं। तो रामायण तुम्हें पता है, दशरथ की 3 पत्नियां थी, उनमें एक को नाम सुमित्रा था। पता है? सुमित्रा के पुत्र की बताओगे, लक्ष्मण कौन कहते, सुमित्रा के थे। और लक्ष्मण काय के अवतार आते, शेषनाग के। ये भी जानते हो? इतना जानते हो? नहीं जानते ही नहीं हो? सुमित्रा दशरथ की पत्नी थी, उनके पुत्र थे लक्ष्मण। और लक्ष्मण काय के अवतार आते, नाग। और सीधे हमने लॉजिक बनाओ, सुमित्रा ने नाग को जन्म दिया, अरे लक्ष्मण का है, नाग का है ना, शेषनाग। ठीक है, सुमित्रा ने नाग को जन्म दिया, सुमित्रा ने। और ये भी आप लोग जानते हैं, शेष नाग पे पृथ्वी धरी है। पृथ्वी पे अपने ग्रंथों में यही कहा जाता है। जानती हो, जो बनाए रही हैं, इन्हें पता नहीं है। ठीक है, ये माना जाता है कि शेष नाग के फन पे पृथ्वी रखी है, अपने धार्मिक ग्रंथों के अनुसार। अब साइंस नहीं मानता ये। ठीक है, अपने साथ हमने कहा सुमित्रा ने नाग को जन्म दिया, नाग पर धरी धरा। धरा माने का हो, पृथ्वी हो। हमने लॉजिक क्या बनाया, सुमित्रा ने नाग को जन्म दिया और नाग पे धरी धरा, नाग पे धरी, नाग पे धरी। तो सुमित्रा ने नाग को जन्म दिया, सुमित्रा नंदन पंत। नागार्जुन, नागार्जुन की रचना है धारा, युग धारा। जब युग धारा याद आएगी तो युगमाणी अपने आप आ जाएगी मस्तिष्क का। ये भी नियम है, समानार्थी शब्द याद रहते हैं, युग धारा, युगमाणी। तो लॉजिक क्या है, सुमित्रा ने नाग को जन्म दिया, नाग पे धरी धरा। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत और नागार्जुन ये कवि हैं। और नागार्जुन की रचना युगधारा है, और सुमित्रा नंदन पंत की युगवाणी है। क्या है? तो अब जैसे ये हमने अभी 2 मिनट पहले बताई थी, देखो ये थे, ये सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ये नवीन है, ये नागार्जुन है। ठीक है, तो नागार्जुन की रचना, ये नागार्जुन की रचना थी क्या, युगधारा। सुमित्रा नंदन पंत की युगवाणी। ठीक है, तो ये कवि और इनकी क्या हो गई रचना। ये था प्रगतिवाद। क्या था? तो ये प्रगतिवाद नोट कर ले जल्दी से।